नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में। ये जो है आपके प्री बोर्ड का पेपर है जो मैंने खुद ने बनाया है और ये पूरा का पूरा जो है आपके ब्लूप्रिंट जो नील पत्र होता है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो ये कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का है। ये किसका है? अनिवार्य हिंदी अनिवार्य का है। 80 नंबरों का है और समय आपके 3 घंटे 15 मिनट होते हैं और एकदम जो है आपके जो मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं बोर्ड के द्वारा, आरबीएसई के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपके 12 क्वेश्चन है और ये एक एक नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन। इंट्रो क्या होता है? पहला क्वेश्चन है इंट्रो क्या होता है? इंट्रो होता है इसमें समाचार का मूल तत्व प्रारंभ होता है या इसमें समाचार का विस्तार होता है, इसमें समाचार का समापन होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपके ए ऑप्शन। दूसरा है क्वेश्चन आपके आगे, बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक छापेखाने के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ये आपको पता होगा कि ये जो है भारत में तो गोवा में हुआ था। कहाँ? गोवा में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सन कौन सा था, सन कौन सा था। तो ऑप्शन आपके सामने गुटनबर्ग जर्मनी, एस जोनाथन अफ्रीका, कन्फ्यूशियसन चीन, इमर्सन अमेरिका। तो इसका सही आंसर जो है गुटनबर्ग जर्मनी है। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है बिहारी हिंदी, यानी बिहारी हिंदी है जो बिहारी किसकी भाषा है? उपभाषा कह सकते हो, उपबोली कह सकते हो हिंदी की। हिंदी में कौन सी बिहारी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? तो भोजपुरी, हाड़ौती, हाड़ौती के अंदर दो मात्राएं लगती हुई, बांगरू, बुंदेली। तो ऑप्शन आपका एक नंबर सही हो जाएगा। जो भोजपुरी है वो बिहार की बोली है। हिंदी व्याकरण के 4 अंग या वर्गों में कौन शामिल नहीं है? व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं या 4 वर्गों में उसको विभाजित किया जाता है, तो कौन इसमें शामिल नहीं? वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, और कौन सा नहीं है? ध्वनि विचार नहीं है। तो इसमें इसकी जगह कौन सा है चौथा विचार? वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वो कौन सा इसमें अंग है या वर्ग है जो इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, जिसकी जगह अपने ध्वनि विचार है। आगे अपने बात करते हैं कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। अब आगे जो थे क्वेश्चन वो तो थे आपके व्याकरण के, अब आए हैं आपके पाठों से। तो कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? नहीं के ऊपर ध्यान देंगे। व्यामा है, स्मृति की रेखाएं हैं, दीपशिखा है, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जो है वो इनकी रचना नहीं है। अब आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन के उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर चर्चा बाजार दर्शन अध्याय में है। उपर्युक्त पाठ के लेखक हैं कौन है? धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाजार दर्शन किसका है पाठ? जैनेन्द्र कुमार का है और इसका सही आंसर भी क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार ही आंसर इसका सही होगा। सातवां क्वेश्चन है पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो ये शिरीष के फूल पाठ से लिया गया है क्वेश्चन और इसमें नेताओं की याद आती है, गांधी जी की आती है, बुजुर्गों की आती है, कालिदास की आती है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? आपके नेताओं की याद आती है जब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये जो पुराने फल हैं वो क्या है, जल्दी से गिरते नहीं है और जब तक उनको धक्का दे करके नए फूल नहीं आ जाते हैं उस जगह, नए फल नहीं आ जाते हैं, तब तक ये हटते नहीं है। और इसमें याद उसको आती है नेताओं की, जो नेता भी क्या है युवाओं को क्या है देख करके अपने जगह छोड़ते नहीं है और जब उनको धक्का दे के निकाला जाता है तब वो आगे अपना पद छोड़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आत्महत्या के विरुद्ध नामक काव्य संग्रह किस आधुनिक हिंदी कवि का है?
तो ये बताना रघुवीर सहाय का है, उमा शंकर जोशी का है, आलोक धनवा है, हरीश वंश राय बच्चन। इसका तो आत्म परिचय वाला है, आलोक धनवा पतंग वाला है, उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खे चौकोना है और बुगला है। तो रघुवीर सहाय की रचना है ये आत्महत्या के विरुद्ध। आगे अपने बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें है उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है। उषा कविता में किसका वर्णन किया है? शहर की सुबह, वन की सुबह, गांव की सुबह या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके गांव की सुबह। बगुले आंखों को आकर्षित कब करते हैं? बगुले आंखों को आकर्षित कब करते हैं? नदी में तैरते हुए, पंख फैलाकर आसमान में उड़ते हुए, पंख फैलाकर पंक्तिबद्ध उड़ते हुए। हमारे पास नदी किनारे। तो ये क्या है, आकर्षित कब करते हैं? तो स ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वो पंख फैलाकर पंक्तिबद्ध जब उड़ते हैं तो वो क्या है, कवि को वो क्या है, आकर्षित करते हैं और वो उनकी ओर जादू, उस जादू में बन जाता है जैसे कोई चमत्कार हो और उसकी आंखें उधर ही जमी रहती है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था? असाक्षर था, स्वार्थी था, सुसंस्कृत व साक्षर था या असभ्य व जंगली था। तो इसमें ये तीनों गलत है और सही आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। अब आपके अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसनदा का पूरा नाम क्या है? तो किसनदा का पूरा नाम कृष्ण पांडे था, किशन पांडे था, कृष्णानंद पांडे था या कृष्ण व्यास था। तो ब ऑप्शन इसके अंदर एकदम सही आंसर है। इसका सही आंसर है कृष्णानंद पांडे। किसनदा का पूरा नाम ये था। अब जो अपने क्वेश्चन करेंगे वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। रिक्त स्थानों में अपने 6 क्वेश्चन लिए गए। ये पेपर जो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन या जिसमें भी आप देख रहे हो, उसमें बता दूं कि ये पूरा जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है और एज इट इज इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, इसके आसपास क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस की तरह है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट है। लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो कौन सी शब्द शक्ति है? सामान्य अर्थ दे रहा है तो कौन सी है? अभिधा है। कौन सी है? अभिधा। और अगला क्वेश्चन, राम तो गाय है उसे मत मारो। तो इसमें कौन सा है? गाय का अर्थ लिया गया है तो इसमें लक्षणा है। कौन सा है? लक्षणा, मतलब लक्षण के आधार पर है। गाय का लक्षण क्या है? शांत और दयालु स्वभाव की। मतलब जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का अभ्यास, अभ्यास की जगह इसको सही करें, आभास है। ये क्या है? आभास हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें होता है विरोधाभास। कौन सा? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार है इसमें। चौथा क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। क्या होती है? आवृत्ति होती है बार बार। पांचवा क्वेश्चन है, सेशन शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा सत्र। क्या हो जाएगा? सत्र। और अंतिम क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में निविदा के लिए सही अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है। तो इसमें आप क्या हो जाएगा? टेंडर। टेंडर इंग्लिश में आप लिख लेना भाई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा टेंडर। अब आगे बात करते हैं आपके अपठित गद्यांश पद्यांश की। तो अपठित गद्यांश पद्यांश के अंदर मैं आपको स्क्रीन, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन रोक करके इसको पढ़ सकते हैं, फिर आप इसके आंसर दे सकते हैं। तो रमेश किस पृष्ठभूमि से संबंध रखता था? तो ये ग्रामीण साधारण, इसमें आपने यहाँ पे दिख रहा होगा, साधारण ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता था। अब आगे बात करें तो इधर इसमें क्वेश्चन आएगा, ये तो सही हो ही गया आपके। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? वो अगर आपने पढ़ा है तो ये है परिश्रम से सफलता। रमेश की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास।
रमेश विद्यालय जाने से पहले क्या पिता के साथ क्या करता था, खेत का काम करता था, फिर वो जाता था। रमेश को किससे मार्गदर्शन मिला, तो किससे मिला, शिक्षकों शिक्षकों से मिला। यह गद्यांश हमें किस गुण की प्रेरणा देता है, तो निरंतर संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये आप उसमें पढ़ करके और आसानी से इसको कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं अपठित पद्यांश की, वो तो था गद्यांश। अब बात करते हैं पद्यांश की। पद्यांश के अंदर है, ये आप पढ़ लें पूरा का पूरा रोक करके स्क्रीन। और अब आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। कवि के अनुसार इतिहास कौन रचा है? जो भाग्य पर निर्भर होता है ये तो नेगेटिव हो गया, जो संघर्ष से डरता है ये भी नेगेटिव, जो सुविधाओं में रहता है ये भी नहीं होता है, तो जो गिरकर फिर उठकर खड़ा होता है वो क्या करता है, इतिहास रचता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो इसके अंदर ये जो है सबसे बड़ा तो यही है, आत्मविश्वास और संघर्ष। सपनों का उपवन किसे कहा गया है? तो सपनों का उपवन इसमें आया है, परिश्रम की मिट्टी से किसे कहा गया, नहीं खिलता है, तो परिश्रम की मिट्टी से खिलता है। आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उपवन परिश्रम की मिट्टी से ही सपनों का उपवन खिलता है। आगे बात करते हैं, राहों में आने वाली आंधी किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएंगे आपकी बाधाओं या संकटों या कठिनाइयों, कोई भी आप नाम दे सकते हो उसके। अंधियारा किससे कटता है? तो अंधियारा आपको इसमें दिख रहा होगा, अंधियारा किससे कटता है? आत्मविश्वास की मशाल से कटता है। किससे कटता है? आत्मविश्वास की मशाल से। आत्मविश्वास की मशाल। और जीवन में सफलता किससे मिलती है? तो किससे मिलती है भाई, ये लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है, जो निरंतर आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आगे अपने बात करते हैं, जो क्वेश्चन है इसके बाद के क्वेश्चन है वो इधर है, ये आपके क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं, लोग लुटन से क्यों डरते थे, क्योंकि वो पहलवान था और उसने पहलवानी में कई, और एक जो बड़ा पहलवान था उससे उसको भी हरा दिया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये आपको बताना है। 1907 के अंदर उनका जन्म हुआ है, और किस जगह हुआ है वो आप मेरे को देख करके, आर दुबे का छपरा है। अब जिला कौन सा है वो आप बता दें। और शमशेर बहादुर सिंह की दो काव्य रचनाओं के नाम ये आपको लिखने हैं, तो इसके आप दो नाम लिखें। अब आगे मैं जो है इसमें डिटेल से आपको कराऊंगा। कैमरे में बंद अपाइज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें व्यंग्य जो है मीडिया जो है, या जो भी है समाचार एजेंसी है उसके ऊपर, मतलब उस एक अपाइज पर व्यंग्य, अपाइज पर क्या है, उसको रुलाने का प्रयास किया जाता है, तो मीडिया जो है उसके ऊपर क्या किया है, व्यंग्य किया है। यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग की पार्टी कैसे लगी? वो खराब लगी, उनका मन नहीं था। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? मतलब यही कहा कि भी मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, ये सारे क्या है, अमीरों के, अंग्रेजों के और चौंचले हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो है इसके अंदर। और इसकी रचनाओं के नाम आप बता दें, और जितना मेरे को लगता है कि मैं बता सकूं वो मैं बता रहा हूँ आपको। प्रिंट मीडिया के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? उसको अपने कई टाइम तक आप अपने इसको क्या रख सकते हैं संभाल करके, और चीज़ें खराब नहीं होती है, और मतलब भाषा सुधरती है, भाषा में पढ़ने की शैली अच्छी होती है। तो ये सारे इसमें कुछ लाभ हो सकते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो विशेष लेखन की भाषा शैली उस प्रकार की होनी चाहिए जिससे मतलब जिस क्षेत्र के जो शब्द हैं उसको आसान भाषा में हम समझा सकें, इस प्रकार की होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके भी आप लिख सकते हो, आप पढ़ करके। रेडियो नाटक लिखने की प्रक्रिया क्या होती है? इसमें एक तो 15 से 30 मिनट का टाइम होता है, और इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, अ, पात्र क्या करने होते हैं, कम रखने होते हैं। और कुछ दो तीन चीजें और भी है, तो कम इसलिए रखने होते हैं कि ज्यादा पात्र बनने से इसका वो तारतम्यता बनती नहीं है, और बीच में रुकाव रुकाव अवकाश भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सीरीज लेखक ने सीरीज की तुलना किससे की है? तो किससे की थी? एक तो अवधूत से की थी। अवधूत, अवधूत किसे कहते हैं? संत को कहते हैं, सन्यासी को कहते हैं। और
इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। मैं ऊपर मोटा मोटी तौर पे जो डाटा वाले क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ उनके। कवि पतंग कविता से किसके बारे में बताता है? तो ये बच्चों के बारे में बताता है, भी उनके जब पतंग उड़ाते समय उनके मनोभाव है उस समय के बारे में वो बताता है। यशोधर बाबू के जीवन पर किसका प्रभाव था? तो ये आपको बताना है, यशोधर बाबू के उनके गुरु का प्रभाव था। और क्या क्या प्रभाव था? कि वो उनकी शांत और सामान्य जीवन यापन करने के वो क्या थे, आदि थे। जूझ पाठ में लेखक को पाठशाला जाने में मदद कौन करता? घटनाक्रम जो है, इसमें एक क्रम और आ गया, घटनाक्रम जो है बताना है आप। तो इसमें पहले वो माँ के पास जाता है, फिर वो जो है दत्ता राव के पास जाता है, फिर वो दत्ता राव उसको बोलते हैं, फिर उसके पिता उसको कहते हैं कि तेरे को खेत का काम करके फिर तेरे को जाना है, और जब कभी काम ज्यादा हो तो छुट्टी भी रखनी है, और खेत में पूरा काम करेगा तू जाने से पहले और आने के बाद में भी। और फिर जो है उसके स्कूल में वो जाता है, और सौंदरानंद है वो सौंदेलकर, जो उसके गुरुजी हैं मराठी भाषा के, अ, वो उसको क्या सिखाते हैं, आगे बढ़ने के बारे में बताते हैं, वो कविताएं लिखना सीख जाता है। तो ये उसके जीवन में मतलब होता है, पाठशाला जाने में मदद पहले वो करते हैं, ये आगे की शिक्षा देते हैं। आगे अपने बात करते हैं, तो ये है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, 60 से 80 शब्दों में देने, 3 नंबरों का ये क्वेश्चन है। भक्तिन के जीवन की विशेषताएं बता दे, गुण व दुर्गुणों के बारे लिखना है, तो वो उसके दुर्गुण लिखे आप। बाजार की सार्थकता कैसे सिद्ध होती है, अपने विचार लिखने हैं अपने को। और आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं से अवगत कराया है, ये आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन वाले पाठ से हैं। रुबाइयाँ जो है फिराक गोरखपुरी, उसकी कविता है कि मूल संवेदना क्या है, तो वो बच्चे के बारे में बताती है। छोटा बच्चा होता है, उसकी जो ममता होती है माँ, उसकी प्रति माँ की जो ममता होती है उसके बारे में बताया इसने, तो इसमें आप लिख सकते हो। जूझ पाठ में लेखक की विशेषताएं बताते हुए शीर्षक की सार्थकता के बारे में बताइए। तो जूझ का जैसा मैंने अर्थ स्कूल में पढ़ाते वक्त बताया बच्चों को, आपको बता रहा हूँ। जूझ का अर्थ है संघर्ष करना, जूझना, मतलब वो जूझता है किससे? अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने घर में, परिवार में, आसपास के माहौल से जूझता है। स्कूल में भी वो क्या है, शुरू शुरू में वो जूझता है, यानी संघर्ष करता है। तो ये पूरा का पूरा नाम जो है पूरा सार्थक है, इसका शीर्षक जो है ये मेरे अकॉर्डिंग है। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो। सिंधु सभ्यता से आप किस प्रकार प्रभावित हैं और क्यों? तो ये भी आप लिख सकते हो कि क्यों प्रभावित हो। उस समय की मतलब जो चीजें थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं, और जो उस समय की जीवन शैली थी या उस समय का रहन सहन था, वो भी हम उससे देख करके सीख सकते हैं कि वो इतने मतलब इतने साल पहले भी उनके पास ये सारी चीजें थी। और अगला क्वेश्चन है रघुवीर साय का कवि परिचय, या फिर एक जो आपके आगे अपने बढ़ते हैं इसमें, ये रहे रघुवीर साय या धर्मवीर भारती, दोनों में से आपको एक का परिचय लिखना है, कवि परिचय या लेखक परिचय। तो आप मैंने अभी स्कूल के अंदर बच्चों को भी यह क्या है कि बताया, आपको बता रहा हूँ, जितने भी आपके कवि हैं या लेखक हैं, ये तो शायद आपके 9 होंगे और ये शायद आपके 7 होंगे, तो ये लगभग आपके 16 पाठ हैं शायद, मुझे जहाँ तक याद है इतने हैं। तो आप या तो करो याद कवि, या फिर याद करो लेखक, दोनों में से एक चीज याद कर लो। अगर दोनों याद करोगे तो 16 आपको याद होगी नहीं, तो इससे अच्छा है आप एक अ, याद कर लो दोनों में से। या तो सारे कवि याद कर लो या सारे लेखक याद करो। क्यों? क्योंकि अथवा के अंदर वहां क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप एक से काम चला सकते हो, मतलब लेखक 7 याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, उनमें से एक लेखक का परिचय आएगा तो वो अच्छे से आप लिख सकते हो, और आपके 4 नंबर जो है आपके पूरे के पूरे मिल सकते हैं उसमें। या फिर आप कभी याद कर लो, आपको आसान लग रहे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद में है आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये सह प्रसंग व्याख्या है खेती न किसान को, ये तुलसीदास जी का पाठ है। और खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, ये जो है मुगलों के समय लिखा गया है। मुगल काल था उस समय इन्होंने लिखा था। उस समय का जो जीवन था, उस समय क्या क्या चैलेंज है, क्यों क्या क्या समस्याएं थी, वो बताया इन्होंने। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, पन्नी
को बनी जिन्ने चाकर को चाकरी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको आप व्याख्या करके आप लिख सकते हैं। अगली दूसरी इसमें अथवा में अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जना से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे, जीर्ण बाहु है श्रीर्ण शरीर तुझे बुलाता कर सक अधीर, हे विप्लव के वीर चूस लिया उसका सार हाड़ मात्र ही है आधार। ये है आपके निराला से। किससे हैं ये? निराला से, जो बादल राग है उससे, मतलब उससे ये लिए गई है पंक्तियां। तो इसको आप लिख सकते हो कि बादल को वो क्रांति के रूप में देखता है, और उसके बारे में ये बताता है, बादल को एक प्रतीक मान करके क्रांति का। 18वां क्वेश्चन है जो कि गद्यांश है, और इसकी 6 प्रसंग आपको व्याख्या करनी है गद्यांश की। तो इसके अंदर आपके है, किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया, वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गया, नए राजकुमार ने आते ही साहब को। ये कौन सा है? पहलवान वाला पाठ है। कौन सा पाठ है ये? पहलवान वाला पाठ है। पहलवान की क्या है? ढोलक। तो उस पाठ से लिया गया ये। धर्मवीर भारती का है या फिर फणीश्वर नाथ रेणु का, ये आप देखें इसमें। फणीश्वर नाथ रेणु का है, और धर्मवीर भारती का तो काले का है। अब ये जाति प्रथा वाला तो आपको याद ही होगा, अम्बेडकर का है। किसका है? अम्बेडकर। अम्बेडकर का है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये आपने 18 हो गई। ये 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पत्र लिखना है, और पत्र भी कौन सा? अर्ध सरकारी पत्र है। इसका परफॉर्मा मैंने आपको बताया था, इसका परफॉर्मा बताया था। और उसमें था कि ऊपर अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। क्या है? अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। और उसके बाद में आपको इस साइड जो है क्रमांक हो गया, दिनांक हो गई। फिर आपको अभिवादन जो करना है प्रिय से करना है, ना कि महोदय से या इस प्रकार नहीं करना, क्योंकि ये अर्ध सरकारी पत्र है। इस रूप में आपको इसमें लिखना। अब अपने बात करते हैं इसमें कि अपने विद्यालय के लिए खेल कूद सामग्री क्रय करने तो निविदा। निविदा आपके क्वेश्चन आया था अभी, आपने देखा होगा, टेंडर कहते हैं। तो वो लिखनी है आपको भी, कितने कितने पैसे चाहिए, ये हमारी डिमांड्स है, वो इस फॉर्मेट में आपको लिखनी होती है। तो ये आप लिख सकते हो। और अंतिम जो 20वां क्वेश्चन है, हाँ 20वां क्वेश्चन ही है ये। तो 20वां क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। और निम्नलिखित विषयों से किसी एक विषय पर क्या करना है? 300 शब्दों में निबंध लिखना है। आपके इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है साक्षरता अभियान के बढ़ते कदम, स्वच्छता का महत्व, महिला सशक्तिकरण, राजस्थान का आकार। तो ये आपको 4 टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। चारों में से आप किसी एक के ऊपर क्या कर सकते हो? निबंध लिख सकते हो 300 शब्दों का। अब 300 शब्द कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर चुनाव कैसे करें। तो जैसे ही आप एक लाइन लिखते हो, भाई आपको पता है कि आप इस हिसाब से लिख रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12। अगर आप 12 लाइन लिख रहे हो, 12 लाइन, एक लाइन में 12 शब्द लिख रहे हो, या 9 लिख रहे हो, या 10 लाइन लिख रहे हो, तो आपको 300 लिखने के लिए क्या करना हो? 10 लिख रहे हो तो आप 300 लिखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? भाई 10 लाइनों के अंदर कितने आ गए? 100 आ गए। तो 30 लाइनें आपको लिखनी है, तो आपको 300 शब्द मिल जाएंगे। आप 30 लाइनें लिखोगे तो वो आ जाएगी। अब 30 लाइनें ये है कि अगर एक पेज के अंदर आपके 15 लाइनें हैं, तो 2 पेजों के अंदर क्या हो जाएगी? पूरा का पूरा 300 शब्दों का निबंध आ जाएगा। ये आप ध्यान दे सकते हो। तो ये था एक मॉडल पेपर जो कि मैंने खुद ने बनाया था इसको, और अच्छे से बताया मैंने, समझाया है। अगर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझाया है। आप इसको अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ तो आप कमेंट करें, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।